हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा चंद्रवंश का टॉपिक 3। तो दोस्तों, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ चंद्रवंश के बारे में 2 टॉपिक। तो दोस्तों, पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था सोमचंद से लेकर गरुड़ ज्ञानचंद तक। वहीं हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था दोस्तों भारती चंद से लेकर रुद्र चंद तक। तो दोस्तों, आज हमारा है चंद्रवंश का टॉपिक 3। तो इसमें पढ़ेंगे हम लक्ष्मी चंद से लेकर उद्योग चंद तक। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम लक्ष्मी चंद से। तो जो लक्ष्मी चंद का शासनकाल है वो 1597 से 1616 ईस्वी तक था लक्ष्मी चंद का कार्यकाल। रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मी चंद गद्दी पर बैठा था। यानी कि रुद्रचंद के 2 पुत्र थे। छोटा था हमारा लक्ष्मी चंद और बड़ा था हमारा शक्ति गुसाई। अगला है हमारा मानवोदय काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। तो मानवोदय काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम हमें क्या प्राप्त होता है? तो लक्ष्मण प्राप्त होता है। और जो मानवोदय काव्य है वो किसके है? भरत कवि के है जो मानवोदय काव्य। लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई शक्ति कुसाई जो जन्मांध था, इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो जो लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई कौन था? शक्ति गुसाई था, जो क्या था? जन्म से अंधा था। यानी कि लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई कौन हो गया? शक्ति गुसाई। और वो क्या था? जन्म से अंधा था। और इसे ही कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। यहाँ यानी कि चंद्रवंश का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो शक्ति गुसाई को कहा जाता है चंद्रवंश का धृतराष्ट्र। लक्ष्मी चंद ने न्योवाली व बिष्टावली नामक कचरियां बनवाई। तो लक्ष्मी चंद ने 2 कचरियां बनाई थी। कौन कौन सी? न्योवाली व बिष्टावली नामक 2 कचरियां बनाई थी। तो पहला है दोस्तों हमारा न्योवाली कचरी। तो न्योवाली कचरी क्या होती थी? समस्त जनता का जो न्याय देखती थी उसे न्योवाली कचरी कहा जाता है। यानी कि समस्त जनता के लिए न्याय की व्यवस्था किस कचरी में होता था? तो न्याय वाली कचरी में होता था। सेकेंड है हमारा बिष्टावली कचरी। तो बिष्टावली कचरी में क्या होता था? केवल सैनिकों के जो न्याय के मामले होते थे वो सिर्फ बिष्टावली कचरी में होते थे। तो दोस्तों, अगला है हमारा राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाएगी। तो लक्ष्मी चंद ने क्या किया? जो राज्य के कर्मचारी थे उनके लिए 3 श्रेणियां बनाई। तो पहला है हमारा सरदार। तो सरदार क्या होता था? परगने का शासक होता था सरदार। सेकेंड है हमारा फौजदार। तो यह होता था सेना का अधिकारी। तो सरदार हो गया हमारा परगने का शासक, वहीं हमारा फौजदार हो गया सेना का अधिकारी। थर्ड है हमारा नेगी। तो नेगी क्या होते थे? जो छोटे छोटे राज्यों के कर्मचारी होते थे नेगी। तो 3 श्रेणियां होगी दोस्तों हमारे सरदार, फौजदार और नेगी। अगला है हमारा लक्ष्मी चंद लखुली विराली उपनाम से जाना जाता था। तो लक्ष्मी चंद को लखुली विराली उपनाम से क्यों जाना जाता था? तो जो थी हमारी मुगल सेना से वो क्या करता था? डरता था, यानी कि कांपता था हमारा लक्ष्मी चंद। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? लखुली विराली कहा जाता था लक्ष्मी चंद को। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। 8वीं बार आक्रमण कर लक्ष्मी चंद ने विजय प्राप्त की। और गढ़वाल में लक्ष्मी चंद ने 8वीं बार आक्रमण किया और तब वो विजय हुआ। गढ़वाल विजय के प्रतीक में लक्ष्मी चंद ने जो गढ़वाल विजय के प्रतीक में खतड़वा त्योहार मनाया। तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल विजय पर खतड़वा त्योहार मनाया था। यानी कि खतड़वा त्योहार की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो लक्ष्मी चंद के द्वारा हुई थी। खतड़वा गढ़वाल सेना का ताकतवर सेनापति था। तो लक्ष्मी चंद ने 8वीं बार किसे हराया था? तो खतड़वा को हराया था। और तभी से कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाना शुरू किया था। लक्ष्मी चंद का सेनापति गैंडा सिंह था। तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी चंद का हमारा सेनापति हो गया गैंडा सिंह। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद ने 1602 में किया था। तो जो बागनाथ मंदिर हमारा कहाँ स्थित हो गया? बागेश्वर में। और इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? लक्ष्मी चंद द्वारा कराया गया। और सन पूछेंगे तो 1602 ईस्वी में कराया था लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। अगला है हमारा लक्ष्मी चंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए। तो लक्ष्मी चंद द्वारा क्या लगवाए गए थे? बाग बगीचे लगवाए गए थे। तो दोस्तों, उसमें है नरसिंहबाड़ी,
पांडे खोली, कबीना तथा लक्ष्मी चंद नाम के बगीचे उसके द्वारा लगवाए गए थे। तो पहला हो गया हमारा नरसिंहबाड़ी, सेकंड हो गया हमारा पांडे खोली और थर्ड हो गया हमारा कबीना। तो ये किसके द्वारा लगाए गए थे? लक्ष्मी चंद द्वारा। अगला है हमारा लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद शासक बना, जिसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई थी। तो ये छोटे छोटे काल के लिए शासन करते रहे और इसकी मृत्यु किसके कारण हुई? क्षय रोग के कारण हो गई थी। यानी कि चंद वंश का ऐसा कौन सा शासक जिसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई? तो ये हो गया हमारे दिलीप चंद। दिलीप चंद के बाद आते हैं विजय चंद, लेकिन वह एक विलासी राजा था। तो दिलीप चंद के बाद शासक कौन बना था? विजय चंद, लेकिन वो क्या था? एक विलासी राजा था। विजय चंद के समय राज सत्ता सुखीराम कार्की और पीरू गुसाई के हाथों में था, क्योंकि हमारा विजय चंद क्या था? एक विलासी राजा था। तो इसी कारण इसकी जो राज सत्ता थी वो किन के हाथों में थी? सुखीराम कार्की और पीरू गुसाई के हाथों में थी। अगला हमारा विजय चंद की हत्या सुखराम ने की। तो जब विजय चंद की हत्या किसने की? तो सुखराम ने की। तो विजय चंद की जब हत्या होगी तो तब क्या हुआ? मेहरा और फरत्यालों के बीच क्या हो गया? एक संघर्ष खड़ा हो गया। यानी कि दोनों के बीच क्या हो गया? एक संघर्ष खड़ा हो गया। तो दोनों के बीच जब संघर्ष खड़ा होता है, इन दोनों में विजय हुई थी मेहरा दल की। जब तो मेहरा दल को विजय मिली तो उन्होंने किसको शासक बनाया? तिरमल चंद को शासक बनाया था। तो दोस्तों आप पढ़ते हैं हम तिरमल चंद के बारे में। तिरमल चंद का शासनकाल था 1616 से 1638 तक। तो तिरमल चंद का शासनकाल हो गया दोस्तों 1616 से 1638 तक। लक्ष्मी चंद के बाद तिरमल चंद 1616 में गद्दी पर बैठा और उसकी मृत्यु 1638 में हो गई थी। तो उसकी मृत्यु हो गई थी 1638 में। इसका सेनापति हो गया हमारा गड्यूडा, यानी कि तिरमल चंद का सेनापति कौन हो गया? गड्यूडा। तिरमल चंद ने छकाता ध्यानिरों के शकों का विद्रोह दबाया था। तो तिरमल चंद ने किन विद्रोह को दबाया था? खसों के किन विद्रोह को दबाया था? छकाता और ध्यानिरों का विद्रोह किसने दबाया था? तिरमल चंद ने दबाया था। तो दोस्तों आप पढ़ते हैं हम बाज बहादुर चंद। इसका कार्यकाल है 1638 से 1678 तक। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो शुरू करते हैं हम बाज बहादुर चंद के बारे में। तो बाज बहादुर चंद चंद वंश का 50वां राजा था एवं तिरमल चंद का उत्तराधिकारी था। तो चंद वंश का 50वां राजा कौन हो गया? बाज बहादुर चंद। और किसका उत्तराधिकारी हो गया? तो ये तिरमल चंद का उत्तराधिकारी हो गया बाज बहादुर चंद। अगला है हमारा बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में गया था। तो हमारे जो बाज बहादुर चंद है वो किसके समकालीन हो गए? तो शाहजहां के समकालीन हो गए बाज बहादुर चंद। वहीं हमने कल पढ़ा था रुद्रचंद के बारे में। तो रुद्रचंद किसके समकालीन थे? वो अकबर के समकालीन थे हमारे रुद्रचंद। और वहीं बाज बहादुर किसके समकालीन हो गए? शाहजहां के समकालीन हो गए बाज बहादुर चंद। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए खलील मुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो जो मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां। तो उन्होंने गढ़वाल आक्रमण के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो खलील मुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल आक्रमण के लिए मुगल सेना की मदद की थी। इसी उपलक्ष्य में शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि से विभूषित किया था। तो मुगल सेना ने जब गढ़वाल में आक्रमण किया था तो उसने गढ़वाल सेना की ओर से आक्रमण न करके यानी कि मुगल सेना का क्या दिया था? साथ दिया था। इसी से खुश होकर शाहजहां ने उसे बहादुर और जमींदार की उपाधि से विभूषित किया था। तो पहले में बाज बहादुर चंद का नाम क्या होता है? खाली बाज होता है। तो बाज बहादुर का असली नाम हो गया बाज। जब से शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी तब इसे इसको बाज बहादुर कहा जाने लगा। बाज बहादुर के साथ साथ इसे जमींदार की उपाधि भी दी गई थी। और दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था रुद्रचंद के बारे में। तो अकबर ने भी रुद्रचंद को जमींदार की उपाधि से विभूषित किया था। अगला है हमारा बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान के तहत हुणियों का दमन किया था, जिससे मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार के बाधाओं से मुक्त किया था। तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया था? तिब्बत अभियान के तहत हुणियों का दमन किया था। इसने मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार की बाधाओं से भी मुक्त किया था हमारे बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने पवार राज्य पर विजय के प्रतीक में नंदा देवी की मूर्ति लाई।
जिसे अल्मोड़ा किले में स्थापित किया गया। और बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, पवार राज्य में विजय के प्रतीक में क्या लाया था, वो नंदा देवी की मूर्ति लाए थे, जिसे अल्मोड़ा किले में स्थापित किया था। तो नंदा देवी की मूर्ति कुमाऊं में किस चंद शासक द्वारा लाई गई, तो बाज बहादुर चंद द्वारा लाई गई थी। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूढ़ भूमि दान की थी। तो दोस्तों गूढ़ भूमि क्या होती है, तो ये जो भूमि मंदिरों को दान दी जाती है उस भूमि को क्या कहा जाता है, गूढ़ भूमि कहा जाता है। और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए ये बाज बहादुर चंद ने 1673 में गूढ़ भूमि यानी कि मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। अगला हमारा, इसने भूटियां व सौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। तो ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने भूटियाओं को तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर को बंद कराया, तो वो थे हमारे बाज बहादुर चंद। अगला है हमारा, बाज बहादुर चंद ने 1669 में सोर की यात्रा की थी। तो बाज बहादुर चंद ने यानी कि सोर पिथौरागढ़ की यात्रा कब की थी, 1669 में की थी। उस समय सोर को खड़ायत का परगना कहा जाता था। जब बाज बहादुर चंद ने सोर की यानी कि पिथौरागढ़ की यात्रा की थी, तो उस समय पिथौरागढ़ को क्या कहा जाता था, खड़ायत का परगना कहा जाता था। अगला है हमारा, ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया है। तो ये एक ताम्रपत्र है, उसमें जो सदानंद जोशी है उसे क्या कहा गया है, तो लटोला राठ कहा गया है। यानी कि लटोला राठ किसे कहा गया है, सदानंद जोशी को। इसके समय डोटी का राजा देवपाल था, यानी कि बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा कौन था, देवपाल। तो दोस्तों हमने पहले वीडियो में पढ़ा था सोमचंद के बारे में। तो सोमचंद के समय नेपाल का राजा कौन था, तो उस समय थे हमारे जयदेव पाल। तो कौन थे, जयदेव। और वहीं भारती चंद के समय थे जयदेव मल। और बाज बहादुर चंद के समय हो गए देवपाल। बाज बहादुर चंद ने भोटियों से सिरती नामक कर लिया। और सिरती नामक कर किसके द्वारा लिया गया, भोटियों से, तो बाज बहादुर चंद द्वारा लिया गया था भोटियों से सिरती नामक कर। अगला है, पिथौरागढ़ के एक हथिया यानी कि एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद द्वारा बनवाया गया। तो पिथौरागढ़ यानी कि थल में एक हथिया देवाल किसके द्वारा बनाया गया, बाज बहादुर चंद द्वारा बनाया गया। यानी कि एक हथिया देवाल हमारा कहाँ स्थित है, थल पिथौरागढ़ में स्थित है एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो जो एक हथिया देवाल है वो किसके समान है, तो ये है हमारे एलोरा के कैलाश मंदिर के समान इसकी बनावट है। तीलू रौतेला बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। जो क्या थी, गढ़वाल में तीलू रौतेला थी, वो किसके समकालीन थी, बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। और तीलू रौतेला और बाज बहादुर चंद के बीच भी युद्ध हुआ था, जिसमें बाज बहादुर चंद हारे थे। और तीलू रौतेली की हत्या कब हुई थी, पूर्वी नयार नदी के तट पर हुई थी तीलू रौतेली की हत्या। और किसने की थी, तो रामू रजवाड़ द्वारा तीलू रौतेली की हत्या की गई थी। अब है दोस्तों हमारा उद्योग चंद। तो बाज बहादुर चंद के बाद आते हैं हमारे उद्योग चंद। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम उद्योग चंद के बारे में। तो उद्योग चंद का समय जो शासनकाल था वो 1678 से 1698 तक था। तो उद्योग चंद का कार्यकाल हो गया 1678 से 1698। उद्योग चंद एक तपस्वी राजा था। तो उद्योग चंद क्या था, एक तपस्वी राजा था, यानी कि चंद वंश का तपस्वी राजा हो गया उद्योग चंद। उद्योग चंद के समय गढ़वाल का शासक फतेह शाह था। तो उद्योग चंद किसके समकालीन थे, फतेह शाह के समकालीन थे। यानी गढ़वाल में किसका शासन था, फतेह शाह का शासनकाल था। भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने डोटी पर आक्रमण किया था, यानी कि प्रथम चंद शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया था वो थे भारती चंद। वहीं जो सेकंड राजा चंद वंश के जिसने डोटी नेपाल पर आक्रमण की थी वो थे उद्योग चंद। अगला है दोस्तों हमारा उद्योग चंद ने 1683 में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ में अधिकार किया। तो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी, अजमेरगढ़। तो उद्योग चंद ने इसमें अधिकार कब किया था, 1683 में इसमें उद्योग चंद ने यानी कि अधिकार किया था हमारे अजमेरगढ़ में। यानी कि नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ में अधिकार किया था 1683 में। अगला है हमारा उद्योग चंद को दाई माता की बीमारी थी। तो उद्योग चंद को कौन सी बीमारी थी, दाई माता की बीमारी थी। इसका राजवेद वरदेव था। तो उद्योग चंद का जो राजवेद था वो कौन थे, हमारे वरदेव थे उद्योग चंद के राजवेद।
इसके समय डोटी का राजा देवपाल था। तो जो हमने अभी पढ़ा था हमने, बाज बहादुर चंद के समय भी देवपाल थे और उद्योग चंद के समय भी नेपाल के राजा कौन थे? देवपाल ही थे। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी। तो डोटी के नेपालों की जो शीतकालीन राजा कहाँ होगी, राजधानी कहाँ होगी? तो जुराइल दीपाइल कोट थी, जो सेठी नदी के किनारे थी। तो इनकी शीतकालीन राजधानी कहाँ होगी? जुराइल दीपाइल। और इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? अजमेरगढ़। उद्योग चंद के सेनापति, तो उद्योग चंद के सेनापति थे हीरू देवपा, शिरोमणि जोशी और मेसी साहू। तो उद्योग चंद के सेनापति थे तीन, पहला था हीरू देवपा, दूसरा था शिरोमणि जोशी और तीसरे थे हमारे मेसी साहू। अगला है हमारा खैरागढ़ का युद्ध 1688 में होता। तो खैरागढ़ का युद्ध उद्योग चंद और नेपाल के शासक देवपाल के मध्य हुआ था, खैरागढ़ का युद्ध। फिर खैरागढ़ की संधि हुई थी 1688 में देवपाल और उद्योग चंद के मध्य। उद्योग चंद ने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण करवाया था। तो अल्मोड़ा में जो तल्ला महल और रंग महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो उद्योग चंद के द्वारा इन महलों का निर्माण करवाया गया था। इसने अल्मोड़ा में, यानी कि उद्योग चंद ने अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतेश्वर व उद्यान चंद्रेश्वर मंदिर भी बनवाए थे। यानी कि उद्योग चंद ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतेश्वर मंदिर और अपने नाम से चंद्रेश्वर मंदिर भी बनवाए थे। इसके समय में रुद्रपुर को त्राई बाबर व 84 माल भी कहा जाता है। यानी कि उद्योग चंद के समय रुद्रपुर को किस किस नाम से जाना जाता था? तराई बाबर व 84 माल नाम से भी जाना जाता था। अगला हमारा उद्योग चंद ने अपने राज्य में अनेक छावनियां बनवाई थी। तो कौन सा चंद शासक था जिसने छावनियां बनवाने की शुरुआत की थी? तो वो थे हमारे उद्योग चंद। उद्योग चंद के समय मराठा राज्य का राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था। तो मतीराम यानी कि मराठा राज्य का राजकवि मतीराम किसके दरबार में आया था? तो उद्योग चंद के दरबार में आया था। उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी में पवार राज्य के बदाणगढ़ पर कब्जा किया। इस युद्ध में उसका सेनापति मेसी साहू मारा गए। तो जो बदाणगढ़ के युद्ध में उद्योग चंद का कौन सा सेनापति मारा गया? तो मेसी साहू मारा गया था। और बदाणगढ़ में इसने कब आक्रमण किया था? 1678 में इसने आक्रमण किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो भी चंद राजा बचे हमारे, अगली वीडियो में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।